Prime Minister Narendra Modi will inaugurate a new campus building. राजगीर में बने नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा से सिर्फ भारत की नहीं बल्कि विश्व के कई देशों की विरासत। नरेंद्र मोदी जब नालंदा पहुंचे तो दोनों खंडहर बन चुके उस प्राचीन गौरव को गौर से देखा, काफी देर तक घूमे और उसके बाद यहाँ से करीब 17 किलोमीटर दूर बनी नई नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन। बचपन में सभी का सपना होता है कि वो बाहर जाकर के किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ाई करे और देखे कि क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है। और स्कूल में, घर में, बाहर में सब जगह यही बातें होती है कि बच्चा बाहर गया है पढ़ने, अब इसकी लाइफ सेट है। और यह बातें मैं बहुत जगह बहुत लोगों के मुंह से सुनता आ रहा था। फिर देखते देखते मेरा यह भ्रम भी टूटा। फिर मेरी आंखों के सामने से एक बहुत बड़ा पर्दा हट गया जब मुझे पता चला कि जिन यूनिवर्सिटी में जाके हम पढ़ने की बातें करते हैं उन्हीं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हमारे ही देश से हुई थी। हमारे देश ने ही हमें पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दी, एक ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जहां एजुकेशन प्रोवाइड करने का तरीका, क्वालिटी और नॉलेज इस कदर था कि आज तक दुनिया में कोई भी कभी भी इसे रिप्लेसेट कर ही नहीं पाया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस यूनिवर्सिटी के नाम पे हमारे देश में सिर्फ खंडर रह गया और आज तक हमारे देश के लोगों को यह पता भी नहीं कि नालंदा यूनिवर्सिटी नाम का ओशन ऑफ नॉलेज आखिर था क्या और कहाँ चले गया। जिस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए चाइनीज ट्रैवलर जुआन ज़ैंग 16,000 किलोमीटर पार करके ज्ञान लेने के लिए इंडिया आ गए। दुनिया भर के बच्चे बस एक बार पढ़ने के लिए यहाँ आना चाहते थे। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इंडियन कल्चर बुद्धिज्म का ही नहीं बल्कि एजुकेशन ऑफ साइंस रिसर्च का एक एपी सेंटर था। यह सच में वो दौर था जो कि बच्चों को एजुकेशन बिल्कुल फ्री दी जाती थी और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को इतनी नॉलेज हुआ करती थी कि वे पढ़ने के लिए आए हुए बच्चे का टेस्ट लिया करती थी। और एक दौर आज का है जहाँ की टॉपर को भी नहीं पता कि उसे क्या पढ़ाया जा रहा है। कहीं पे पीएचडी होल्डर पियोन के जॉब के लिए तरस रहे हैं तो कहीं पे कोई जॉब ना मिल पाने के लिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। आपने कभी सोचा हम वहाँ से यहाँ तक आए कैसे, जहाँ की अभी के टाइम में अपने माँ बाप के सारे पैसे झोंक देने के बाद भी हम एक्यूरेट एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग से हमारे खुद के रूट्स, खुद के डिस्कवरी और एजुकेशन और एजुकेशनल देने का तरीका सारा चीज़ मिटा दिया गया और छोड़ दिया गया सिर्फ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। आज अगर हम गूगल करें और सर्च करें कि दुनिया में टॉप 100 यूनिवर्सिटी कौन सी है तो आपको पता चलेगा कि नॉन ऑफ देम फ्रॉम इंडिया। यह बिल्कुल ऐसा है कि कोई आपके घर में आकर के आपके सारे पैसे लेकर के आपको कंगाल करके और आपको ही जॉब पे रख के और आपके ही पैसे आपको सैलरी दे रहा हो, जो कि हमने स्टार्ट किया था। आज हमने उसमें बहुत पीछे हो गए हैं। हो सकता है आज जो मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी लोग नालंदा विश्वविद्यालय का नाम तक ना सुना हो, जो कि काफ़ी दिल दुखाने वाली बात है क्योंकि ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी जिसका नाम हम लोगों की जुबान पे रटा हुआ है और हमारी यूनिवर्सिटी जो कि ऑक्सफोर्ड से भी तेज है, जो कि 500 साल पहले बना दी गई थी, इसे हम अच्छे से जानते भी नहीं। नेक्स्ट ऑन कवर द हिस्ट्री ऑफ मैजिकल नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा एक संस्कृत शब्द है जो कि 3 शब्द मिल करके बना है, ना आलम जोड़ दा, जिसका मतलब है गिवर ऑफ नॉलेज। यह बिहार की राजधानी पटना से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको कि गुप्ता एम्पायर के दौरान बनाया गया था। यह यूनिवर्सिटी ज्ञान का भंडार तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ यह ग्लोबल इनसिक्योरिटी का एक शहर बन गया था। आइए जानते हैं क्यों। दुनिया में पहली बार एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना था जिसमें पढ़ने के लिए चाइना, जापान, ईरान, इंडोनेशिया, मंगोलिया, कोरिया और दुनिया के अलग अलग बच्चे इंडिया आते थे केवल एक बार पढ़ने के लिए। इन सब के साथ साथ अरब से भी कई सारे बच्चे नालंदा में पढ़ने के लिए आए और इन्होंने यहाँ पढ़ाई की और ज्ञान समेट करके ले गए और उसे यूरोप तक पहुँचाया गया। और यह सिलसिला बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज यह दुनिया हमारा ज्ञान ही हमें ही अलग अलग तरीकों से सिखा रही है। नालंदा दुनिया की पहली रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ बच्चों को स्टडीज के साथ साथ इको मेडिकल की फैसिलिटी भी दी जाती थी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जहाँ आज हम आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इंडिया में बिजनेस स्टडीज वो टीचर पढ़ाते हैं जो कभी बिजनेस नहीं किए हों, और ऐसे कई सारे टीचर हैं जिसके की एलिजिबिलिटी पे हम सवाल उठाते हैं। जहाँ पर नालंदा में पढ़ने वाला शिष्य और पढ़ाने वाला शिक्षक दोनों ही महान था, जिन्होंने नालंदा में पढ़ के आर्यभट्ट ने पूरी दुनिया को 0 दिया और फिर अपने ही मेरिट पे वो वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बने। चाणक्य, सोनसूत्र, नागार्जुन जैसे बड़े बड़े नाम नालंदा के प्रोफेसर रह चुके थे।
जस्ट इमेजिन ऑफ यूनिवर्सिटी दैट हैज टीच ऑफ लेजेंडरी मैन। नालंदा में पढ़ाने वाला सब्जेक्ट भी अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। जो आज हम पढ़ने की सोचते हैं ना, वो तब प्रॉपर सिखाया जा रहा था। लॉजिक, ग्रामर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, फिलोसफी एंड व्हाट नॉट। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से भी ज़्यादा बच्चे और 2,000 शिक्षक टीचर हुआ करते थे। इसका कैंपस काफ़ी विशाल था। इसका मॉनिटरीज, लाइब्रेरी और एपिटोरियम्स भी थे। कहा जाता है कि इसके शिखर पे हजारों शिक्षक और स्टूडेंट रहा करते थे, जो कि 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था, जिसमें कि 108 ब्लॉक्स और 11,000 से भी ज़्यादा कमरे थे, जिसमें कि आज सिर्फ 11 ब्लॉक्स ही खोजे गए हैं। यह कैंपस इतना ज़्यादा बड़ा था ना कि उतने खनन के बाद भी 14 हेक्टेयर में फैले गए उसके सिर्फ रिमेन्स मिले हैं, विच इज़ द जस्ट 100% ऑफ टोटल यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को 5वीं शताब्दी में सम्राट कुमार गुप्त ने बनवाया था। 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में नालंदा वाज एट इट्स पीक ऑफ इम्परेटिंग नॉलेज। गुप्त से लेकर के पारकडांसी के हर एक साम्राज्य का पूरा योगदान था नालंदा यूनिवर्सिटी को स्पेशल बनाने में। उस शासक को एजुकेशन को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि थैंक्स फॉर देम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट का खर्चा और इतने ज़्यादा मैनेजमेंट होने के बाद भी किसी भी एक स्टूडेंट को 1 रुपये देने की फीस की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपके मन में सवाल तो आ रहा होगा ना, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ की 1 भी रुपया नहीं लिया जाता था तो ये रन कैसे कर रहा था? आखिर खाने के लिए तो पैसा लिया जाता होगा ना। यह इसलिए क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी थी और इसके आसपास के 100 गांवों से आया हुआ टैक्स का पैसा नालंदा को दिया जाता था, क्योंकि शासकों का मानना था तत् कर्मे वत न वंद्याय स विद्या या मुक्ति, व्हिच मींस कर्म वही है जो बंधन में ना बंधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। यहाँ बच्चों का रहना, सोना, खाना पीना सब फ्री था। उसका काम था यहाँ सिर्फ मन लगा करके पढ़ाई करना। फिर 8वीं शताब्दी में नालंदा को पहली बार ग्लोबल एक्सप्लोजर मिला, जब श्री श्यान नाम के एक चाइनीज यात्री भारत आए। वो आए इसलिए यहाँ पे क्योंकि वो बुद्धिज्म और अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन कर पाए। इंडिया में 4 साल तक रह करके उन्होंने कश्मीर से लेकर लखनऊ, मथुरा और जालंधर जैसे कई जगह पे जाकर बुद्धिज्म को अच्छे से समझा और फिर वो बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी से लेकर के बुद्धिज्म के सारे स्थानों पे गया। कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, जहाँ के बुद्ध भगवान को बोधि पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी के साथ वो नालंदा पहुंचा, जहाँ उसने देखा कि यहाँ के गार्ड को भी काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है, जहाँ की स्टूडेंट को अगर यहाँ एडमिशन लेना है तो उसे एक इंटरव्यू पार करना होगा, जिसमें कि उसे संस्कृत और बौद्धिज्म का ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने यहाँ की यह भी देखा कि नालंदा का ज्ञान इतना ज़्यादा गहरा, जितना वो सोचते थे ना उससे कई ज़्यादा गुना ज़्यादा गहरा है। यहाँ का ज्ञान का मेन स्रोत 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, जिसका नाम था रत्नासागर, रत्नादाई और रत्नारंजक। 90 लाख से ज़्यादा किताबें और महाग्रंथ यहाँ मौजूद थे। यहाँ के 108 शब्दों का सब्जेक्ट यहाँ कवर किया जाता था। इतना ही नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट को अलग अलग भाषा में अध्ययन कराया जाता था, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और अन्य तरह के भाषाएं, जिसमें कि पाली और संस्कृत यहाँ की मेन भाषा थी। इसके साथ साथ यहाँ पे वास्तुशास्त्र भी सिखाया जाता था। वास्तुशास्त्र का अध्ययन जैसे कि घर के डायरेक्शन में स्टेबलाइजेशन या फिर एंगल को कैसे स्टेबलाइज रखा जा सके, वो सब सारी चीज़। अगर बात करें मेडिकल और आयुर्वेदा की, तो नालंदा में युवाऊ और आयुर्वेदिक का भी अध्ययन किया जाता था, जिसमें कि मेडिकल साइंस में स्टूडेंट को विशेष ज्ञान मिल सके। यहाँ पे दर्शन शास्त्र, चिकित्सक, ज्योति, अलग अलग सब्जेक्ट शामिल थे। यह थी हमारी भारतीय ज्ञान की धरोहर और एक दिन फिर से जला दिया गया। यहाँ के मॉन्क्स को सिर के धड़ से अलग कर दिया गया। यहाँ के स्टूडेंट्स को, टीचर को बेरहमी से मारा गया और हमारी नालंदा को एक खंडर बना के रख दिया गया। इसकी शुरुआत हुई एक चोरी से। जब वे इंसान इंडिया वापस गए तो अपने साथ में वो 657 बुद्ध टैक्स, 150 बुद्ध रेलिक्स 520 बक्सों में बंद करके अपने साथ चाइना ले गए। इंडिया से चाइना जाने का सफर उसके लिए आसान नहीं था। वे बीच में सिंधु नदी में डूबते डूबते बचे हुए, उसके बाद भी वो सारे किताब ले जाने में सक्सेसफुल हुए। जैसे कि मार्शल आर्ट, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती थी, वहाँ जाकर के उसे कुंफू कराटा का नाम दे दिया गया। वास्तुकला, जो कि वहाँ फेंग फिग के नाम से बन गया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर धनुष्वान तक, एक्यूप्रेशर एंड हीलिंग वे इंसान हमारे किताबों के रूप में ले गया। और यही सारी चीजें चाइना में अलग अलग नामों से सिखाया जा रहा है। यह सब के बाद नालंदा पूरी दुनिया के नजरों में आ गया था। इसे खत्म करने के लिए कई जगहों से यहाँ पे अटैक होने लगा, हमला होने लगा। कई जगहों से यहाँ पे बार बार अटैक किया और 1193 में सबसे भयंकर आक्रमण हुआ, जो कि पूरे नालंदा को खाक कर दिया गया।
बख्तियार खिलजी, जिसका पूरा नाम इस्लामिक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, जो कि अफगानिस्तान के खिलजी काबिले से था। यह 12वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान में राज करने वाला खिलजी डायनेस्टी का एक सेनापति था। उसे दिल्ली संसद में एक पोस्ट हासिल करनी थी, इसलिए वो बैटल फील्ड में लड़ाई कर करके बिहार और बंगाल के एरिया में कब्जा कर लिया। और ऐसा करते करते खिलजी एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और बहुत ज़्यादा उपाय और हकीमों के दवाइयों के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रही थी। तब उसे किसी ने एडवाइस दी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्री जी उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन खिलजी को मुसलमान के सिवा किसी हिंदू से इलाज करना मंजूर नहीं था और उसे यह इग्नोर कर दिया। लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और खिलजी के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। खिलजी ने मजबूरन तैयार हो जाता है राहुल श्रीभद्री जी से अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन खिलजी ने राहुल श्रीभद्री जी को चैलेंज करते कि मैं काफिरों की दी गई कोई दवाई नहीं खाऊंगा, तुम मुझे ऐसे ही ठीक करके दिखाओ। राहुल श्रीभद्री जी ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसे श्योरिटी दी कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आचार्य जी ने खिलजी को कुरान ला करके दिया और उससे कहा कि इसके कुछ पन्ना तुम रोजाना पढ़ो। और खिलजी ने उसकी बात मानी और रोजाना उसके कुछ पन्ने खिलजी पढ़ने लगे। और ऐसे करते करते खिलजी का तबीयत धीरे धीरे सही होने लगा। और जब खिलजी रोजाना ऐसा करने लगा तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया। और खिलजी शॉक हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ कुरान पढ़ के ठीक हो सकता हूँ। और खिलजी फिर इसका वजह जानने का कोशिश करने लगा। तब आचार्य जी ने बताया कि मैं कुरान के पन्नों पे दवाई लगा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जब वो यह किताब पढ़ेगा तो वो थूक जरूर लगाएगा, और जब वो थूक लगाएगा तो पन्ना को पलटेगा और अपना अंगली उसके ऊपर रखेगा, जिसकी वजह से वो दवाई का मिश्रण उसके शरीर में जाएगा और वह उस दवाई की वजह से वो धीरे धीरे ठीक होने लगा और वापस वो रिपेयर हो गया। यह सुनकर के खिलजी बौखला गया। उसे काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी और जेलसी फील हुई कि दूसरे देश और धर्मों के पास ऐसी ज्ञान और ऐसी शक्ति है जो कि उसके देशवासियों के पास और उसके हकीमों के पास नहीं है। तब उसने सोचा कि अगर ऐसे देश पे राज करना है तो इसके जड़ को खत्म करना पड़ेगा, जो कि इसका जड़ है शिक्षा। और तभी खिलजी ने फैसला लिया कि नालंदा के ज्ञान के सोर्स को खत्म कर देना है। उसने अपने सेना के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी पे हमला कर दिया और वहाँ के मॉन्क्स, स्टूडेंट और टीचर को बेरहमी से मारा और नालंदा को पूरी तरह से जला दिया गया। सीरियसली नालंदा इतनी बेरहमी से जला गया जो कि 3 महीना तक वहाँ की आग जलती रही, 6 महीनों तक वहाँ पे धुआं उठता रहा। यह हमला इतना ज़्यादा भयानक था कि वहाँ पर लगी आग 3 महीनों तक जलता रहा। हमारी किताबें, सारी इंफॉर्मेशन, वो खूबसूरत नालंदा का स्ट्रक्चर, सारा कुछ जल करके राख हो गया। इतनी किताबें जली कि इस धुएं को शांत होने में 6 महीने से ज़्यादा लग गए। एक बार आप ही सोच के देखो, आज भारत को अलग अलग रीजन से जाना जाता है, चाहे ने चंद्रयान, आदित्य L1 या फिर कोविड-19 जैसे महामारी वैक्सीनेशन से जाना जाता हो। यह सब तो तब है जब हमारे ज्ञान की धरोहर हमारे नालंदा को हमसे छीन ली गई। अगर आज नालंदा का खजाना हमारे पास होता तो हमारा भारत कुछ और होता। यह डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा बड़ा था कि 12वीं सदी के बाद 19वीं सदी तक भारतवासी को यह पता तक भी नहीं था कि नालंदा विश्वविद्यालय करके कोई यूनिवर्सिटी भी थी। यह तो हमें तब पता चला जब वेन इंसान की लिखी हुई किताब CUK में नालंदा विश्वविद्यालय में पूरी जानकारी पढ़ाया गया और यह किताब आज भी ऑक्सफोर्ड के लाइब्रेरी में मौजूद है। और फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा 19वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय में खुदाई शुरू की गई, जिसमें कि 10% लैंड एरिया ही मिल पाए हैं। यह थी उस ज्ञान के समुंदर की झलक जिसकी शुरुआत हमारे ही घर से हुई थी और हमारे ही लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। और इसे अब रिस्टोर करके रिस्टार्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। और जो उदासी ज्ञान का, ग्रोथ का, कल्चर का भारत ने देखा है ना, उसे कभी रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भारत अब विश्व गुरु तभी कहला पाएगा जब हमारे भारतीय को यह पता हो भारत को विश्व गुरु कहा क्यों जाता था। इसी बात का ध्यान रखते हुए वो शुभ घड़ी भी आई जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वो इतिहास को वापस ला करके दिया, ताकि नामो निशान भी हमारे पन्नों से मिटा दिया गया था। 19 जून 2024 यह वही शुभ दिन है जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी को उसका खोया हुआ अस्तित्व श्री नरेंद्र मोदी जी ने वापस ला करके उसे दिया, जिसे कि पूरी दुनिया ने सहारा भी और शुभकामना भी दी। अब जब नालंदा विश्वविद्यालय पुनः बनने जा रहा है तो उसमें बांग्लादेश, भूटान, पुर्तगाल, सिंगापुर, अन्य 17 देशों मिल करके उसका योगदान दिया है। और इतना ही नहीं, इन कंट्रियों के सारे एम्बेसडर जो कि इस भव्य पल में शामिल भी थे। हमारे भारतीय सरोवर, ज्ञान का धरोहर विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी। तो याद से यह वीडियो को उन सारे लोगों तक पहुंचाना जिसे अब तक ये नहीं पता। वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।